जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये वास्तविक कहानी है उन लोगों की जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, जीवन की किसी भी स्थिति से निराश नहीं होते, निश्चल भाव से जीवन के हर रंग में घुल मिल जाते हैं और उन्नति की नई राह खोज लेते हैं। आशा है कि इनका जीवन संघर्ष हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए जुड़ते हैं जीवन के इस रंग से। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं दिलीप मेश्राम जीवन के अनुभव बड़ी शिद्दत से मन पर धर लेता हूं, उन्हें अपनी भावनाओं में पिरोता हूं और फिर उन अनुभवों को संवेदनाओं की धरातल पर शब्दों से बांधता हूं। लेकिन ये तो जिंदगी है, यहां रोटी भी तो चाहिए। सिर्फ भावना और संवेदनाओं से काम नहीं चलता, उसे वास्तविकता की जमीन पर खड़ा होना होता है। तो अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों के कपड़े इस्त्री करता हूं। कपड़े प्रेस करने वाला कवि, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र में नागपुर जिले की उमरेड तहसील का एक छोटा सा गांव है, 5 गांव। इसी 5 गांव के कुटवार थे मेरे पिता। और मेरी माँ वो खेती का काम करती थी, हाथ रोज़ मजदूरी से जाती थी। अब मेरा क्वालिफिकेशन वही 10वीं तक हो गया। परिस्थिति थोड़ी सी नाजुक होने की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पाया। हम 3 भाई और 1 बहन। घर में कोई खेती बाड़ी थी नहीं। पिता की कुटवारी और माँ की मजदूरी, इससे जो भी आमदनी होती उसी से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती। लेकिन जीवन में रोटी और उसे पाने की लड़ाई मुझे कविता की ओर खींचती चली गई। 7वीं 8वीं में जब था तब से मुझे कविता लिखने का छंद लग गया और वही छंद आज तक मेरा कायम है। अब ये तो जिंदगी है। हम सब अपनी उम्र में आए तो मेरे भाइयों की शादी हुई और शादी हुई तो सब अपने अपने परिवार में लग गए, खुश हो गए। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और जिस कोख में मैं पला बढ़ा उसके आंचल को मैंने खूब संभालने की कोशिश की।
बड़ा भाई सर्विस पे रहने के बाद में गांव में आके दोनों भाई के नाम से पैसा लेके दिया बैंक की तरफ से। कुछ दिन तक बहुत अच्छा चलाया, आखिर वही सब मुझे संभालना पड़ा। अब जिंदगी दूध बेचने के काम में लग गई। दूध से आमदनी भी होती और मन भी लगा रहता। कभी दूध ना बिक सका तो उसका दही बना लेते थे, और नहीं तो फिर घी तो बन ही जाता था। वो पैसे से कैसा भी गुजरान चलता था, और फिर मैं काम को भी जाता था, कुली का काम करता था। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न तो नहीं कह सकते, लेकिन अभावग्रस्तता तो बिल्कुल नहीं थी। अब हमारा जो कुही 5 गांव का एरिया है, वहां पत्थरों की खदानें बहुत ज्यादा है, और मेरे भाई के पास एक 6 एकड़ बंजर जमीन का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा था। मैंने भाई से कहा कि इस पर मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे और उन्नति का काम भी हो जाएगा। फिर बड़े भैया की ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो गई। उन्होंने हमको बहुत सारी मदद किया, तो मैंने ये ट्रक लिया। 5 गाँव में जो पिताजी ने 6 एकड़ जमीन लेके रखा था, उस पर मैंने खदान ओपन किया था। अब ये मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ था कि जिसका मुझे बिल्कुल भी अटकर नहीं था, और मैं इस धंधे में उतर गया। अब पहली बात तो ये थी कि इस धंधे की कोई तकनीकी जानकारी नहीं, और इसे शुरू करने के लिए जो कागजी खानापूर्ति की जाती है वो पूरी हो नहीं पाई थी। आखिर परिस्थिति ऐसी आ गई कि लोन भी पास नहीं हुआ। उसके बाद में एमएससीबी में जो अप्लाई किया था, जो पावर सप्लाई के लिए, हमें 67,000 का बिल उस टाइम हमारे हाथ में दिया था। उतना पैसा कहाँ से भरेंगे? एक तो यानी जो पास में के थे कैसे भी उसमें वो खदान चलाते थे, और उसके बाद में वो ट्रक में चलाते थे कैसा भी। हालात ये बन गए कि जिंदगी का जो ये चढ़ता सूरज था वो बड़ी तेजी से ढलने लगा, और परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो गई। मैं निराशा की ओर खींचता चला गया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा भी बड़ा होता है, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं था। जब अच्छे दिन थे तो सब आसपास बने रहते थे। दिन फिर गए तो कोई दूर से भी आवाज देने वाला नहीं था। अब मैंने शादी करने का निर्णय ले लिया। फिर शादी 96 में मैंने शादी का प्रपोजल रखा। उस टाइम मेरी उम्र थी 32 इयर्स की। अब जो कोई आस की किरण नजर नहीं आई तो गांव में रुककर क्या करता। मैंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और नागपुर चला आया। लेकिन बड़ा असमंजस में था कि मैं खदान में ट्रक का मालिक और आज बिल्कुल रास्ते पर जिंदगी, ये तालमेल कैसे बिठाऊं। मन दुविधा में था और रोटी की कोई सुविधा नहीं थी। तो आखिर मैंने सत्य साई अपार्टमेंट है ये प्रताप नगर में,
वहाँ पे मैंने नाइट ड्यूटी का काम चालू किया। चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना। मुझे लगता है कि इतनी दुविधाओं में अगर मेरी कविताएं साथ ना होती तो शायद बिखर ही गया होता। कविताओं ने मुझ में ये जीवन के प्रति आस बंधाए रखी। ऐसे में मेरे एक रिश्तेदार प्रमोद तबाने ने हमें दुकान की जगह भी तो दिया। उन्होंने हमको पूछा, दिलीप बोले तू कहाँ काम कर रहा है, बोले क्या चल रहा है, बोले तेरा आजकल, बोले तो मैंने उनको बताया कि भाऊ बोला मैं कारीगर का काम कर रहा हूँ अभी प्रेस की दुकान में। और फिर जो ये जगह मिली तो मैं शुरू हो गया अपने रोजगार पर, नए रोजगार पर, क्योंकि दूसरों की गुलामी में जिल्लत बहुत होती है। अब जिंदगी में ये काम आया तो ये ही सही, मैं कपड़ों में इस्त्री करके उसे पहनने वालों की शान तो बढ़ाता हूं और बदले में रोज की रोटी पाता हूं। लेकिन जिंदगी की इस पूरी घमा चौकड़ी में मेरी पत्नी बिल्कुल साए की तरह मेरे साथ रही। मेरी शादी 1996 को हुई थी और तब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी थी। फिर उनके पास, हमारे पास ट्रक था और खदान भी थी। तब इन्होंने कुछ आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उन्होंने ट्रक और खदान भी बेच दी। बाद में हम नागपुर में आ गए। बाद में हम खमला आने किराए से रहने के बाद मैंने ये जैसे कि मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। फिर बच्चों को मेरी माँ देखती थी। फिर मेरी बहन जो है, फिर उन्होंने हमको ये वाला प्लॉट दे दिया और मेरे हस्बैंड यहाँ पर प्रेस का काम करते हैं और हमारा छोटा सा गुजरान चल रहा है। कपड़े प्रेस करने के काम में अब मन रमने लगा है। इस काम की एकाग्रता से कविताओं की कई पंक्तियां निकल कर आती है। आंधळ्याच्या दुनियेत कसा तू जिंकला, आंधळ्याच्या दुनियेत कसा तू जिंकला, पांढऱ्या बगड्याच्या चोचीत कसा तू सापडला, पांढऱ्या बगड्यांच्या चोचीत कसा तू सापडला, याची शिक्षा देण्यास अवतार आज, याची शिक्षा देण्यास अवतार आज, दाखवून दे तथागताचा बहुमान, भलेपणाचे नाव नाही राहिले, भलेपणाचे नाव नाही राहिले, चचेरे मौशेरे भाई भाई बनले, लबाड नाती गरिबीला मारा, झोपडीचा त्राण शिव एका दोऱ्यानी, दाखवून दे एकदा चमत्कार। मेरे हस्बैंड की कविता संग्रह है, 300 के 4 से ऊपर कविता है, तो उनका कविता संग्रह निकलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1993 की बात आपको बताता हूं। जब थोड़ी परिस्थिति ठीक हुई तो मैंने फिर खदान शुरू करने की सोची, पर बात कुछ बन नहीं पाई। लेकिन साहित्य क्षेत्र में कविता जम गई। बाबासाहेब, तुमच्या कर्तृत्व शैलीने आम्ही जगण्याचा प्रयत्न करतो। बाबासाहेब, तुमच्या कर्तृत्व शैलीने आम्ही जगण्याचा प्रयत्न करतो। तुमच्याच नावावर आम्ही एकीचे बळ उभे केले। एकीकरणाच्या नावावर माझ्याच बांधवांना हेवा सुटला। तुझेच प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे केले रिंगणात। बाबासाहेब, चाबूक तुमच्या हाती आहे, पाहताय ना लेकरांकडे। आज एकीकरण करून आम्ही गड जिंकलाय। आज एकीकरण करून आम्ही गड जिंकलाय। तुझ्या नावाचे सार्थक झाले। बाबासाहेब, आता शांत राहून चालणार नाही। सावधानतेचा द्या इशारा।
बेसावध असलेल्यांना, धडा शिकवा काळीमा फासलेल्यांना बाबासाहेब पाहताय ना। तो कविता लिखते लिखते मैं पुरस्कार लेते रहा और उसके बाद में मुझे वीमा कुलकर्णी पुरस्कार पुणे से ही मिला। उसके कुछ 2-3 महीने के बाद और मुझे निमंत्रण आया, वीमा कुलकर्णी पुरस्कार था, तो वो प्रथम पुरस्कार मुझे उस टाइम मुझे मिल गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी में उलझाव इतने रहे कि चाहकर भी सार्वजनिक जीवन से जुड़ नहीं पाया और व्यक्तिगत जीवन भी बड़े संघर्षों में फंसा है। फिर भी मैंने कोशिश की है मेरी बेटियों को कुछ अच्छा सिखाने की और अच्छी तालीम देने की। मैंने तीनों लड़की का नाम फिर जुपिटर स्कूल में डाला, तो वहाँ तक 10वीं तक वो लड़की जुपिटर स्कूल में पढ़ रही और वो मेरी जो ट्विन जो लड़की है जिसका नाम है आकांक्षा प्रतीक्षा, वो दोनों लड़की मेरी आज भी वो जुपिटर स्कूल में पढ़ रही है। और उसके बाद में जब वो बड़ी लड़की तितिक्षा, तो वो लड़की जब 10वीं में थी, यहाँ आ गए ना लाइन मिली और लड़की 10वीं थी, तो एक्चुअली अंधेरे में उन्होंने यानी दिए के नीचे, जैसे बाबा साहब दिए के नीचे अभ्यास करते थे, उस टाइम मेरी लड़की ने लड़की ने अभ्यास किया और उस टाइम उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो उनको ब्लड लगा था। ब्लड लगने तक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या ऐसी ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई और इसी में भी मेरी लड़की 10वीं में अच्छी मार्क से पास हो गई, तो आज वो इंजीनियरिंग कर रही। मेरे पापा ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। जैसे बचपन से लेकर आज तक मेरे पापा ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे पापा ने म्यूज़िक क्लास में हमें तीनों बहनों को ज्वाइन किया और हमने 2 एग्ज़ाम्स पास किए म्यूज़िक की। और मेरे पापा ने अभी तक 450 कविता लिखे हैं। उसमें से मेरी वन ऑफ फेवरेट है, वो है शतशः प्रणाम। उगवत्या वर्षाला मावळत्या सूर्याला माझा शतशः प्रणाम। हसत रडायचे अश्रुत भांडायचे सारे स्वप्न विसरुणी पुरातल्या वर्षाला माझा शतशः प्रणाम। चांदण्यांनी फुलावे आयुष्य सजवावे, मोरा समान नाचताना आयुष्याला जुळवावे, सदैव हसणाऱ्या नववर्षाला माझा शतशः प्रणाम। मैंने 10th के बाद डायरेक्ट पॉली किया है। बहुत जनों ने विरोध किया था कि आपकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप बच्ची को इतने पैसे लगाकर पढ़ा सकते हैं, पर फिर भी मेरे पापा ने सबकी जिद पर मुझे पॉली में डाला है और मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है। अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैं मेरे साथ साथ मेरे बहनों को भी सपोर्ट करके इंजीनियरिंग में डालना चाहूँगी। मेरा नाम आकांक्षा दिलीप मेश्राम है। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं। मेरे पापा को कोई बात कहते हैं तो वो कभी मना नहीं करते हैं। जब मेरे पापा कविता लिखने बैठते हैं, वो कविता हमें सुनाते हैं। उस कविता का नाम है निस्तेज। जे लिहायचे बोलून जा, जे लिहायचे लिहून ठेव, जे बोलायचे बोलून जा,
उद्या रडशील माझ्या आठवणीने, त्या नदी नाले उफडणार नाही. माझे रक्त घोटलेले असणार, पाऊल तुझ्या वाटेने धावणार नाही. माझा रस्ता चुकलेला असणार, निस्तेज देयासारखा. मेरा नाम है प्रतीक्षा दिलीप मेश्राम. मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं और मेरे पापा जब कविता लिखने बैठते हैं तब हमने कोई भी टॉपिक दिया तो वो 10 मिनट में लिखकर और हमें सुनाते हैं. वो उस कविता में नई सीख मिलती है और नई चालना भी मिलती है. खेद इस बात का है कि आज तक कोई काव्य संग्रह निकला नहीं. काव्य संग्रह निकलेगा हम सब उम्मीद रखते हैं. और मेरी कविता मुझे मेरे पापा से 450 कविताओं में से एक कविता मुझे पसंद आई. वो है एकच पर्याय. जातीवादांच्या नावाखाली बुडाले कित्येक धर्म आणि सांगून गेले शिका संघटित व्हा संघर्ष करा. मंत्र ठेवा ज्ञानी मोलाचा. जातीवादांच्या नावाखाली विकला गेला धर्म. जात पात विसरुनी दया क्षमा शांती एकच पर्याय सर्वांना. अब तो मेरी बेटियां ही मेरी कविता का स्वर बन जाती है और जो कुछ मैं लिखता हूँ वो गाने लगती हैं. कधी तू येशील माझ्या बाळा भीमराया, या धरतीवर आम्हा भेटाया पुन्हा पुन्हा. या धरतीवर आम्हा भेटाया पुन्हा पुन्हा. तुझ्याच साठी हळहळून गेली कोटी कोटी जनता. कुणाच नाही आम्हा सरा कुणाच पाप म्हणावे. येऊन सांगा माझ्या बाळा भीमराया, या धरतीवर आम्हा भेटाया पुन्हा पुन्हा. जिंदगी तो मेरी ऐसे ही चली है जैसे जंगल पहाड़ चीरते हुए नदियाँ अपना रास्ता खोज लेती है. मेरी जिंदगी के इस सफर में जो लोग जाने अनजाने मेरे साथी बने, सहयोग दिया, उन सब को मैं अपने दिल में बसाकर चला हूँ, इस आस में कि एक दिन ये जिंदगी चमकेगी जरूर.